सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाजरीन, कोरोना वायरस अभी पूरी तरह से दुनिया में ख़त्म नहीं हुआ था कि इसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेज़ी से फैलने लगा है। और अभी कुछ रोज़ पहले दीगर ममालिक ने सफरी पाबंदियों में नरमी की थी, लेकिन जैसे ही इस वेरिएंट के आने का पता चला तो तमाम ममालिक ने फिर से सफरी पाबंदियाँ आयद करना शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान ने भी 6 अफ्रीकी ममालिक हैं हांगकॉन्ग समेत जहाँ पर सफरी पाबंदी आयद कर दी है और वहाँ से कोई भी अब पाकिस्तान नहीं आ सकता। NCOC की जानिब से ट्विटर पर इस बात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और इन ममालिक को कैटेगरी C में शामिल कर लिया गया है। सिंध हुकूमत की अगर बात की जाए तो सिंध हुकूमत ने इस वेरिएंट के आने के बाद ये फैसला किया है कि फाइजर वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाना लाजमी है। अब हर शख्स को फाइजर वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाना होगी और साथ साथ जो 12 साल से कम उम्र के लोग हैं या 12 साल से कम ज़्यादा उम्र के जो रह गए हैं बच्चे, उनको भी वैक्सीनेशन का अमल जल्दी से शुरू किया जाएगा ताकि तमाम जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन लग जाए। लगाई साहब, अभी कोरोना वायरस पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था। पहले डेल्टा वेरिएंट आया, उसने बड़ी तबाही मचाई और अब ये पता चल रहा है कि ओमिक्रॉन नामी एक नया वेरिएंट आ गया और इसके बारे में तो बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। तो पाकिस्तान ने अभी तो हांगकॉन्ग समेत 6 अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदी लगाई है। आप समझते हैं पाकिस्तान का ये फैसला दुरुस्त है? पहली बात तो ये कि हम इसकी भी वजाहत कर दें। हांगकॉन्ग समेत 6 अफ्रीकी ममालिक आए हैं। हांगकॉन्ग जो है वो एशियाई मुल्क है, बल्कि एशियाई वो है चीन के जोग्राफिया में है और चीन की एक सोवरेन अथॉरिटी है। अच्छा। और वहाँ पर यानी एशियाई है और हमसे भी बहुत शुमाल की जानिब है, शुमाल मशरिक की जानिब है। बल्कि हांगकॉन्ग अलग है और 6 अफ्रीकी ममालिक अलग हैं। वो अलग हैं, यानी अफ्रीकी ममालिक जो है वो अगर उनको मिलाकर अफ्रीकी ममालिक करेंगे तो फिर तो 5 हो जाएंगे, वरना वो अलग एक एंटिटी है, वो एशियाई मुल्क है। अच्छा, 6 अफ्रीकी ममालिक पे पाबंदी लगाई है और एक हांगकॉन्ग पे पाबंदी। ये तो खैर उन्हीं को पता होगा पाबंदी लगाने वालों को कि उन्होंने 6 ममालिक को साथ मिलाया है या कुछ और ममालिक हैं। बहरहाल मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हमें ये मालूम ज़रूर होना चाहिए हम सबको कि हांगकॉन्ग समेत जब हम कहेंगे कि अफ्रीकी ममालिक तो फिर हांगकॉन्ग को भी अफ्रीकी मुल्क कह रहे हैं। तो हांगकॉन्ग अफ्रीकी मुल्क नहीं है, एशियाई है और वो एशियाई भी चीन का ही एक इलाका है जो अपने अंदरूनी मामलात में सोवरेन है, लेकिन चीन का हिस्सा है। ठीक है, जोग्राफी तौर पर चीन का हिस्सा है, एक बात। और दूसरी बात ये कि ये वेरिएंट, हर नया वेरिएंट जो होता है वो पिछले वेरिएंट से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। लेकिन अगर आपकी आबादी ने वैक्सीनेशन करा ली है और अगर कोई बूस्टर और कोई वैक्सीन की ज़रूरत है तो वो भी लगवा ली जाए तो ख़तरात कम हो जाएंगे। हमें असल मसला ये है कि हम कितना इस बीमारी के साथ कन्फ्रंट कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर हमने ये समझ रखा है कि हमने वैक्सीन करा ली है और हमारे पास तो कार्ड भी मौजूद है पर हमने सब कुछ कर लिया, अब हमें मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। भाई, मास्क लगाने की ज़रूरत अब भी है। इसको अपनी हैबिट बनाएं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और ये होना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ इस मुसीबत के आने से पहले जापानी हमेशा ही मास्क लगाते थे। वो लगता था कौम सारी की सारी जो है वो, इसलिए जापान इसकी ज़द में नहीं आया, इसलिए कि वो हमेशा से मास्क लगाना उनकी आदत है। तो हमें एक मास्क लगाना है, हम वो जो रखनी है डिस्टेंस रखना है, उसको भी मेंटेन करना है। हमने तमाम उन जो हमारे SOPs हैं जो नॉर्मल दिनों में थी जब ये आया हुआ था वायरस, वो हमारे लिए अब भी लाजमी है। सही। एक बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग अभी तक नहीं करा सके हैं वैक्सीन, और वैक्सीन बहरहाल एक सेहतमंद आदमी को और जिसने वैक्सीनेशन करा सकी है उसको भी मुतासर कर सकता है। हो सकता है कि वो जानलेवा ना हो, लेकिन फिर भी अगर वो इस बीमारी में पड़ने की आपको ज़रूरत क्या है, आप मास्क लगा कर चलें, आप एक डिस्टेंस रख कर चलें, आप SOP अमल करें, आप हाथ धोते रहें, आप मुंह में और नाक में और आँखों में आप हाथ न लगाएं ऐसे ही। इसको अपनी आदत बना लें, धोकर आप बिल्कुल अच्छी तरह से धोकर हाथ, फिर उसके बाद कोई चीज़ इस्तेमाल करें। तो ये आपने करना ही है। हमारा ये कोई ना कोई नया वेरिएंट आता रहेगा, ये नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया और कोरोना जो है मादी बन चुका है। कोरोना हाल है, इस वक्त है,
और वो ट्रैवल करने में कोई देर नहीं लगाता है। लोग तो ये समझ रहे होते हैं कि जनाब हमारे साथ नहीं है, हो सकता है कि मेरे मुंह में ना गया हो, मेरे नाक में ना गया हो, लेकिन ये तो हो सकता है ना कि मेरे कपड़ों पर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर मौजूद हो, और वो दूसरे को भी लग सकता है और मुझे भी लग सकता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए और हमें SOPs पर बहरहाल अमल करना चाहिए। अच्छा, अभी फैसल साहब के प्रोग्राम में एक अमरीकी डॉक्टर को उन्होंने ज़ाहिर लिया था, उनकी जानिब से दावा किया गया है कि इस वेरिएंट के बायस तकरीबन अल्लाह ना करे 6 लाख के करीब अमवात हो सकती हैं। तो इसके पेश नज़र सिंध हुकूमत ने भी ये फैसला किया है कि फ़ाइज़र की बूस्टर डोज लगवाना लाजमी है। विफाक की जानिब से अभी इस तरह का कोई भी फैसला सामने नहीं आया। आप समझते हैं कि विफाक को भी इस तरह का कोई डिसीजन लेना चाहिए ताकि पूरे मुल्क में फ़ाइज़र की जो डोज़ है वो लग सके? देखें, हमारे यहाँ हम रिस्पेक्ट करते हैं बड़े इदारों की ना, जो दुनिया में बड़े इदारे हैं जिन्होंने इल्म फैलाया, जिन्होंने दानिश फैलाई, जिन्होंने लोगों को इन्फॉर्म किया, जिन्होंने लोगों को एजुकेट किया। इम्पीरियल कॉलेज से बड़ा नाम तो UK में इस तरह का बड़ा नाम तो बहुत कम इदारों का होगा ना, कि इम्पीरियल कॉलेज ने एक रिपोर्ट जारी की थी जो रबिश साबित हुई, जो गलत साबित हुई। वो हमारे यहाँ लाखों करोड़ों इंसानों को मार रहे थे, तो अल्लाह ताला ने हमें उससे महफूज रखा। भारत बहुत बुरी तरीके से शिकार हुआ, लेकिन भारत में अमवात इस तरह से नहीं हुई हैं जिस तरह से इम्पीरियल कॉलेज ने कहा था। तो ये हो सकता है कि वो ख़तरनाक हो, ये हो सकता है कि वो जानलेवा हो, लेकिन ये बात कि वो इतनी लाखें जान ले लेगा, इतनी लाखों अफराद की जान ले लेगा, ये बात अभी तक तो कोई चीज़ ऐसे साबित नहीं हुई है कि नुकसान हुआ है। एक जान भी कीमती है, हमारे यहाँ बहुत सी जानों का नुकसान हुआ और दुनिया भर में बहुत से लोगों का जानों का नुकसान हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा जानी नुकसान वहाँ पर हुआ जहाँ सबसे ज़्यादा डेवलप्ड माशरे हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा साइंस ने तरक्की की है, जहाँ सबसे ज़्यादा सहूलतें हैं सेहत की। तो यानी बरतानिया में जो है वो यानी वो जो रिकवर होने वाली पोजीशन थी वो थी नहीं लोगों की, जो लोग फ़ाल हो रहे थे वो वहीं पर रहे। और उसके बाद बड़ी तादाद में लोग स्पेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, नीदरलैंड में और बेल्जियम में ये अमवात का शिकार हुए हैं। तो ये तो बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, और अमेरिका में सबसे ज़्यादा जानी नुकसान तो अमेरिका में हुआ। तो ये कहना कि फ़लाँ मुल्क में ज़्यादा असर होगा या इस उसका भी एक इशू है। उसका इशू ये है कि जिस तरह का माशरा उन्होंने तश्कील दिया है, उस माशरे की तश्कील में जो ख़राबियाँ मुज़मिर हैं वो इस तरह की सूरत हाल में और ज़्यादा वादे हो जाती हैं। उन्हें ख़ुद सोचना चाहिए कि उनका कौन कौन सा सिस्टम ऐसा है जिसने उनके लिए बीमारियों के रास्ते खोल दिए हैं। अगर उन्हें अपने आप को रिव्यू करना चाहिए, हमें भी हर लम्हा अपने आप को रिव्यू करना चाहिए, लेकिन ये तरक्की याफ्ता ममालिक का भी मसला है कि वो अपने आप को रिव्यू करें। सही। अच्छा लगाई साहब, जब से ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने की खबर सामने आई है तो आलमी मंडी में हम देखते हैं कि तेल की कीमत में कमी आ गई है। अप्रैल 2020 के बाद अब कम तरीन सतह के ऊपर तेल आ गया है। तो आप समझते हैं पाकिस्तान में भी हम उम्मीद रखें कि तेल की अगर लोग तेल जो है अपने मुल्कों में ज़मीन पर बहाना शुरू कर दें, समंदर में डालना शुरू कर दें और वापस जो है उन जहाँ से निकालते हैं वहीं वापस डाल दें, तब भी पाकिस्तान में आप इस खुशुमीदी का शिकार ना हों कि आपकी हुकूमत, वो आपकी हुकूमत को ठेका ही ये मिला है कि इस मुल्क के लोगों को बर्बाद करो। नया बजट आ रहा है, आपको पता है, एक नया बजट आ रहा है जो इस मुल्क के लोगों की ज़िंदगी में बर्बादियाँ डाल देगा। खरबों का एक और बोझ आपके उस पर आ रहा है, लोगों के ऊपर डाला जा रहा है। तो इस हुकूमत से कोई उम्मीद रखना, ये तो मुल्क को बना रहे हैं, अगली सदी में लेकर जा रहे हैं, लोगों को अगले जहान भेजने के बाद मुल्क को अगली सदी में ले जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने ये दावा भी किया है, वो कह रहे हैं कि 1 दिसंबर के बाद तो क़यामत खेज़ महंगाई आने वाली है। वो कह रहे हैं कि अगर ये अवामी हुकूमत होती तो ऐसा ना होता। लेकिन मैं जिम्मेदार हैं, अपोजिशन जिम्मेदार है इस सारी सूरत हाल की। उनके पास बड़े मौके थे कि वो इस अभी भी यही करेंगे। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि जब नया बजट पेश होगा इनके पास पोजीशन होगी कि बजट फेल हो जाए, लेकिन ये बजट को फेल नहीं होने देंगे। मिनी बजट को ये पास कराने में अपोजिशन सहूलतकारी करेगी। सारे अपोजिशन की जमातें मिलकर इस बजट को पास कराने में साथ होंगी और फिर कहेंगे जी हम तो इसमें नहीं चाहिए, तो हुकूमत ने पास कराया। पिछली दफ़ा भी यही हुआ था, बजट पास कराने में ये उनके साथ मिल जाते हैं, इसलिए कि जहाँ से डिक्टेशन आती है उनकी डिक्टेशन ये भी तो लेते हैं ना, अपोजिशन भी तो लेती है ना। सही।
अच्छा लगाई साहब, में जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और वहाँ पर असद उमर की जानिब से खिताब किया गया अली नवाज अवान और राजा खुर्रम शहजाद, लेकिन उसके बाद बड़ी दिलचस्प से सूरत हाल हो गई। कारकुनान ने वहाँ पर गो इमरान गो के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये नारा भी था नो इमरान ओनली अवाम। इवन एक कारकुन ने तो माइक में आकर ये सारी बातें बोली हैं, उनको फिर बड़ी मुश्किल से वहाँ से हटाया गया। ये पूरे का पूरा वोट बैंक भी खड़ा होकर इनकार कर दे और इनके जलसों में इस तरह के और कारकुन भी निकल आए, अपोजिशन यही रहेगी। हमारा कहना यह है कि इसकी जिम्मेदार जितनी हुकूमत है, अपोजिशन भी उतनी है। अब मौलाना फजलुर रहमान नए मुतालबात लेकर उनके सामने, भाई खुदा के वास्ते यार अपोजिशन करो, तुम पेश की शर्तें लगाकर ओ भाई ये भी कर देंगे, आप बलजाती इलेक्शन में जाएंगे, पुराने इलेक्शन में जाएंगे, आप प्रोसेस से इनकार नहीं करें, लेकिन अपना प्रेशर करें ना। अगर इस हुकूमत को चलता करना है तो मेरे ख्याल में कोई खेल, बच्चों का खेल भी इससे ज़्यादा मुश्किल होगा। ये बहुत ही आसान खेल है, लेकिन वो खेलना नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं कि यही हुकूमत रहे। हम ये जो मलबा इतना फैला हुआ है, इसका बोझ उठाएगा कौन? जो इन्होंने मसाइल पर खड़े कर दिए, इनको कौन उठाएगा? इन्होंने पाकिस्तान को, मैं इंतहाई, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, इन्होंने पाकिस्तान को अनगवर्नेबल मुल्क बना दिया। वो अब मुल्क ये अल्लाह करे कि अल्लाह चलाए, और हमेशा अल्लाह ने ही चलाया, लेकिन अब ये इंसानों के चलने के काबिल इन्होंने नहीं छोड़ा है। इन्होंने तो हर लिहाज से कोशिश की है कि मुल्क इस खतरनाक सूरत हाल का शिकार हो, और वो हो गया है। ये चलें लगाई साहब, सुनवा भी देते हैं हम अपने नाज़रीन को कि अवाम किस तरह के नारे लगाते हैं, क्योंकि लम्हा फ़िक्रिया है ये हुकूमत के लिए। हुकूमत को सोचना होगा कि अगर उनके ही जलसों में आकर लोग उनके ही खिलाफ बातें कर रहे हैं तो लाजमी बात है कि उनको इस पर सोचना चाहिए। सुनवाते हैं आप। लगाई साहब, हुकूमत ने तो इसको कह दिया है कि ये तो नामालूम कोई फ़र्द है, लेकिन ये कोई साजिश भी तो हो सकती है ना, किसी क्या साजिश और पार्टी के, यानी क्या साजिश होंगे यहाँ पर? मैं कह रहा हूँ कि ये आगाज़ है, इसके बाद चीज़ें और आगे बढ़ेंगी। इस तरह से लोग बेजार हो चुके हैं। आप क्या करना चाहते हैं? हमें कल वाली हमारे दोस्त की फ़हीम मुग़ल की हम भूल गए हैं जो हमने बात की थी। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग अपनी जानें दे रहे हैं। लोग इस तरह करेंगे, इनके जलसों में आकर खड़े होकर जान तो जानिए ना यार, और क्या होना है? वो जान तो पहले ही हुकूमत ले चुकी है। लेकिन लगारी साहब, जब लोगों ने इमरान खान को वोट दिया था तो उस वक्त लोग पीपल्स पार्टी और नून लीग से बिल्कुल बेजार हो चुके थे। उनको लगता था कि तब्दीली आएगी, बेजार कर दिया गया था। मैं सिर्फ ये एक बात फिर कहता हूँ कि पाकिस्तान में नैरेटिव बनाना जो है वो लोगों के हाथ में नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में नहीं है, वो किसी और के पास है। और वो नैरेटिव बनाते हैं कि ये चोर है, चोर है, चोर है। होंगे चोर, लेकिन इनसे बड़े चोर तो नहीं थे। भी हर चीज में चोरी कर रहे हैं ना, पूरे मुल्क में, चीनी में, आटे में, सब्जियों में, अंडे में, हर चीज। कौन सी चीज है जिसमें ये चोरी नहीं हो रही है? खाने पीने की अशिया में चोरी। पेट्रोल की कीमत दुनिया में सबसे नीचे सतह पर चली गई है, और इन्होंने जो है वो शोर मचाया है लोगों के ऊपर, और ये मुसीबत डालने वाले हैं। धमकियां दे रहे हैं कि और बढ़ाएंगे, इससे ज्यादा और क्या बढ़ाएंगे? दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें नीचे जा रही हैं, और ये और ऊपर लेकर जा रहे हैं लोगों को। इस वक्त जहां पर इन्होंने लाकर खड़ा किया है, इसका एक तरीका इन्होंने ढूंढ लिया है कि डॉलर को ऊपर डाल दो, रुपए को नीचे खींच दो। रुपया नीचे खींचता चल जा रहा है, डॉलर ऊपर, इसलिए कि जो मुआशी मैनेजर हैं, मालियाती मैनेजर जो बैठे हुए हैं, उनने तय किया है कि हम खुदा ना खास्ता, यार मैं बहुत बदमजा होता हूँ ये बात करता हूँ कि डिफॉल्ट की तरफ ले जाएं। फिर क्या होगा? आपके असासे, कीमती असासे आपसे ले लिए जाएंगे, आप पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी। ये हुकूमत उस तरफ ले जा रही है। कौन इसको जाकर इस तरह से इस हुकूमत को चलने में मददगार है? अपोजिशन मददगार है। इवन लगारी साहब, आपसे कुछ देर पहले मैंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ की थी, उसमें यही कहा गया था कि IMF की शराइत पर अमल होना शुरू हो गया। जिन टैक्सेस के ऊपर इस्तिस्ना था वो टैक्सेस भी अब बहाल कर दिए जाएंगे। तो लाजमी बात है फिर तो महंगाई। मैं ये कह रहा हूँ कि खरबों रुपए लोगों की जेबों से निकाले जाएंगे। लोगों की सकत नहीं है भाई। अगर डायरेक्ट टैक्स लगाएं तो हमें भी पता चले ना कि किस पर टैक्स लगा रहे हो तुम। इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं, इस पेंसिल पर टैक्स है, इस फोन पर टैक्स है, चाय के कप पर टैक्स है, पानी पी रहे हैं इसके ऊपर टैक्स है। कौन सी चीज है जिस पर टैक्स नहीं है? और कौन सा टैक्स, और कौन सी कयामत है जो तुमने रोक रखी है वो डाल रहे हो? और वो क्या होगा? डालेंगे अपने शहजादों पर, अपनी माफिया के लोगों पर, और फिर ये होगा कि जो तिजारत करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनके ऊपर डालते हुए कहेंगे कि जनाब अब ये जो है हमने इनके ऊपर लगा दिया है, अवाम पर नहीं लगाया। और वो जब चीज आसान होगी तो अवाम के पास आएगी ना, आम कंज्यूमर के पास आएगी। तो उसने आखिरी पैसा, आपने GST भी लगाया हुआ है,
और आखिरी टैक्स जो आप बढ़ाते हैं वो भी वो कीमत में शामिल होकर आम आदमी के पास रहता है। आम आदमी की तो शामत आ गई है ना, वो इनडायरेक्ट टैक्स में तो वो मारा जाता है, उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। सही। दुनिया भर में ये तरीका है कि भाई आप जितनी शरह लगानी है टैक्स की लगाएं, लेकिन आप डायरेक्ट टैक्स लगाएं ना, इनडायरेक्ट नहीं लगाएं, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाएं। और बेस बढ़ जाती है इससे, ये बेस भी नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हमारे शाह मदार ये वही शाह मदार हैं जो मरे को मार रहे हैं और मारे चले जा रहे हैं, उसकी जान निकल रही है फिर भी मारे जा रहे हैं। सही, बिल्कुल। चलिए लगाई साहब, एक और भी मेरे पास खबर है, पुरानी गाड़ियों की क्लियरेंस मजीद सख्त करने का फैसला किया गया है। पुरानी गाड़ियों की जो कस्टम क्लियरेंस है वो जाली दस्तावेजात पर कराने का इंकशाफ हुआ था, तो अब यानी कि गाड़ी क्लियर करवाना भी आसान नहीं रहेगा, उसके ऊपर भी पूरी छानबीन होगी। पूरी छानबीन होगी। पहले जो है 100 रुपये लेते थे, अब 200 रुपये लेंगे। पहले 1 लाख लेते थे, अब 2 लाख लेंगे। पहले बस 10 लाख लेते थे, अब 20 लाख लेंगे। काम सारे का सारा वही का वही, वैसे का वैसा होता रहेगा। ये आपके सिस्टम का मसला है, वो कैसे होगा? सारी चीज़ें अब सड़क पर चलते हुए मुझ जैसा नाफहम आदमी जो चीज़ों को भी नहीं समझता, मैं दिन में चलते हुए कम से कम 10 गाड़ियाँ तो 15 गाड़ियाँ तो ऐसी देख लेता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि ये जाली गाड़ी जा रही है, जाली नंबर प्लेट पर जा रही है, गलत नंबर प्लेट पर जा रही है। और ये हो नहीं सकती है कि नंबर प्लेट, लेकिन चल रहे हैं। और सारे शहर के सारे ट्रैफिक वाले भी, एक्साइज वाले भी, सारे के सारे लोग देख रहे हैं और किसी को परवाह नहीं है। वफाकी सूबाई हुकूमतें सो रही हैं और इस तरह की गाड़ियाँ पहले कहा जाता था इलाका गैर में चलती हैं, बलूचिस्तान के उन अजला में चलती हैं जहाँ कानून अपना अमल नहीं करता है, अब तो शहरों में, कराची शहर में चल रही हैं। तो ऐसी गाड़ियाँ मौजूद हैं और वो किस लिए मौजूद हैं कि जिन लोगों ने पकड़ना है उनकी जेब में पैसे मौजूद हैं। अब क्या होगा? पहले चीज़ चलती थी 500 रुपये में क्लियर होने के लिए, अब 1000 रुपये लगा दिया जाएगा, 1500 कर दिया जाएगा। वह मामला वहीं होगा, परनाले ने जहाँ परनाले से पानी गिरना है वो वहीं का वहीं गिरेगा, उसकी मिकदार बढ़ जाएगी। सही। अच्छा लगाई साहब, नस्ला टावर के इन्हदाम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुक्म दिया गया है कि 200 की जगह 400 मजदूर लगाएं और जल्द से जल्द इसको इमारत को गिराकर रिपोर्ट पेश करें। जिस वक्त नस्ला टावर का ये मामला चल रहा था लगाई साहब, उस वक्त किसी भी पार्टी ने उस तरह से बात नहीं की, लेकिन परसों से हम देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, सारी पार्टीज इसके ऊपर बात कर रही हैं। आपको नहीं लगता कि नस्ला टावर को भी अब सियासत का निशाना बनाया जा रहा है? सब इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। आपकी बात एक हद तक सही है और इस पर बात करना शुरू कर दिया गया है। मैं ये कहता हूँ कि जिससे लोग मुतासर हो रहे हैं उसमें अगर कोई गलती थी तो जुज़वी थी, उनने शायद कुछ एक्स्ट्रा लैंड ले ली थी जिसको आप ये भी आर्डर हो सकता था ना कि उस एक्स्ट्रा लैंड पर बनी हुई चीज़ों को गिरा दिया जाए, ये भी हो सकता था। लेकिन अब मुल्क की अदालत उज़्मा ने फैसला कर दिया, भाई आखिरी पनाहगाह आवाम के लिए सुप्रीम कोर्ट होती है, उसकी तरफ से फैसला आ गया है, फिर तिजोरी का फैसला आ गया है। अब ऐसी कराची के अंदर 70% से ज़्यादा ऐसी तामीरात हैं जो ऐसी ही इसी तरह से बनी हुई हैं, और बाकी भी सारी तामीरात जो हैं वो कौन देता है? NOC, वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी देती है। जब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से दी गई NOC के बाद, अलाटमेंट के बाद, एक्स्ट्रा लैंड के अलाटमेंट के बाद, लीज़ के बाद, एडेंडा लीज़ के बाद, ये सारे प्रोसेस करने के बाद, कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद, उसमें 3 साल 4 साल तक लोगों के आबाद रहने के बाद जब नोटिस लिया जाएगा और लोगों को खाली कराया जाएगा, इस दौरान में लोग लुट चुके होंगे और जिस चीज़ की कीमत कल 5 रुपए थी अब उस चीज़ की कीमत 50 रुपए हो चुकी है, तो लोग तो बर्बाद हो गए ना। अब इसमें क्या होगा? अब पार्टियां जो हैं वो अपनी फेस सेविंग कर रही हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ इंतहाई आजिज़ी के साथ, मेरे बहुत मेहरबान हैं जमात इस्लामी में अहबाब दोस्त, मैं सबका एहतराम करता हूँ, लेकिन कल तक तो जमात इस्लामी के बहुत से लोग जो हैं इसका क्रेडिट ले रहे थे कि नेमतुल्लाह खान ने ये काम शुरू किया था, नाजायज़ इमारतों को, नाजायज़ अलाटमेंट्स को, नाजायज़ लीज़ को ख़त्म करने का। वो तो नहीं हुई। जिनकी तरफ उन्होंने इशारा किया था वो चले ना। मैं अर्ज़ करता हूँ कि कहाँ पर जो है वो पार्कों पर और खेल के मैदानों में और हर जगह पर जो है वो तामीरात हो गई हैं, यानी ऐसी जगह पर तामीरात हो गई जिनका हमने ज़िंदगी भर तस्वर नहीं किया था, वहाँ हो गई हैं। लेकिन अब उस तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है, और जहाँ पर लोग ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं वहाँ गिराया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि नार्थ नाज़ाबाद में भी कुछ चीज़ें हैं, कोई बिल्डिंगें हैं जो गिराई जाने वाली हैं, कुछ और इलाकों में गुलशन इकबाल में गिराई जाने वाली हैं, गुलिस्तान जौहर में गिराई जाने वाली हैं। फिर कराची को एक साथ
या तो कोई अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई ज़लज़ला आकर इसको डिमॉलिश कर दे, या फिर ये कि सरकार दुनिया भर से मशीनरी मंगाकर शहर का सफाया कर दे ताकि मलका मुआज़मा की रूह खुश हो जाए और मलका मुआज़मा ये कहें कि हाँ ये वो है कराची जो 1961 में हुआ करता। साहब, नस्ला टावर के अतराफ में दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। जो भी मतलब थोड़ा सा भी कार्रवाई करने की कोशिश करेगा, एहतजाज करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ फिर पुलिस कार्रवाई करेगी। उसका मतलब ये होगा लाठी चार्ज करेंगे, वो हो चुका। उसका मतलब है कि वो शेलिंग करेंगे, वो हो चुका। उसका मतलब है आंसू गैस फेंकेंगे, वो हो चुका। मतलब और क्या कयामत है। गिरफ्तार करना होगा वो तो गिरफ्तार भी कर लेंगे, जेल में डाला होगा वो भी डाल देंगे। मगर मसला खड़ा रहेगा ना, जिन लोगों को बेघर किया जा रहा है उनको आप क्या करेंगे। अच्छा वो जी KMC दे, क्यों KMC दे, के भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी दे, वो तो कहेगी कि मुझे KDN दिया, या जिस भी इदारे ने दिया। सोसाइटी का अगर प्लाट है तो सोसाइटी ने दिया, सोसाइटी ने दे दिया है तो सोसाइटी ने अपने तरीक़ेकार के मुताबिक दिया, फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अपने तरीक़ेकार के मुताबिक दिया। अगर 13 जगहों से 15 जगहों से वो लोग NOC लेकर आकर बनाने के बाद तो अगर नो कॉम्प्रोमाइज़ इशू है तो उस पर रद्द-ए-अमल सियासतदान जो कर रहे हैं, सियासतदानों का ये लोगों की आशिकशोई नहीं कर रहे हैं। आशिकशोई का मतलब होता है जब उनके आंसू बह रहे हों तो उनको जो है उनकी मदावा किया जाए, उनके कुछ टिश्यू इशू दिया जाए। नहीं, ये आंखों में मिर्चें डाल रहे हैं हमारे सियासतदान, उन्हीं आंखों में जो बह रही हैं, जो रो रहे हैं। सियासी अमल का क्या तरीक़ाकार है। और ये हमारे बिल्डर भाई भी हैं, वो भी अभी आ रहे हैं। लेकिन आबाद की जानिब से कल हड़ताल का ऐलान किया गया है। कल पीर है तो वो कहते हैं कि वो हड़ताल करेंगे, और उन्होंने इवन कहा है कि बिल्डर्स को हमने रोक दिया है, हम ट्रस्ट नहीं कर रहे लोग हम पर। नहीं, वो नहीं करेंगे, लोग नहीं करेंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि यही बिल्डर्स कराची में जो पिछले 40 साल में, पिछले 35 साल में इमारतें बना चुके हैं, उन इमारतों को गिराने के लिए कहीं से कोई आर्डर भी आ सकता है। इसलिए कि हमने मलका मुआज़मा का शहर अब वापस जो है उस लौटाना है उनको, कि जनाब आपने देखें किस हुस्न से शहर को बनाया था, अब हम उसको वापस उसी पोजीशन में ला रहे हैं। ठीक है, चलें हैं। और नाज़रीन, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ और मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। स्पेशली खातून से ज़्यादती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार सीनियर सिविल जज को मुअत्तल कर दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। लॉयर डील में खातून से मुबैना ज़्यादती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार सीनियर सिविल जज को मुअत्तल कर दिया गया है। लगाई साहब, इनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने चित्राल से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून की जो बहन है उनको नौकरी देने के बहाने उनको बुलाया, उनसे कोई 15 लाख से ज़्यादा रुपए लिए, उसके बाद जेवर वापस करने के बहाने उनको घर पर बुलाया और ज़्यादती का निशाना बनाया। देखिए, इस तरह की सफाकी इस मुल्क के अंदर पहले भी होती रही है। सहमन में एक बच्ची जिसने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, वो एक कोर्ट में गई और वहाँ से वो ये हासिल करना चाहती थी कि वो कोर्ट मैरिज करना चाहती थी, तो जज साहब ने उस बच्ची के साथ ज़्यादती की और बड़ी बेरहमी और बेदर्दी के साथ, और उसका वो जो शौहर था जो उसको साथ लेकर आया था वो बेबस होकर उसी सूरत हाल में उसे देखता रहा। तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ था, गवाहान मुकर गए, चालान गलत हुआ, केस गलत बना। ये भी आपके लिए ख़बर है, ये आज की ख़बर है कि एक बेचारी बहुत बेरोज़गारी से बेजार, पैसे देने पर रज़ामंद हुई। उस जज ने नौकरी क्या देनी थी, उसके हाथ में नौकरी थी न थी। हमारे लोगों को ठीक इल्म नहीं होता है सीनियर सिविल जज किसी को कितनी नौकरी दे सकता है या किसी के लिए क्या तकर्री कर सकता है। वो उसके पास गई, 15 लाख रुपए भी दिए और इज़्ज़त भी गंवा बैठी, और उसके बाद उसको गिरफ़्तार किया गया है। एक रोज़ा रिमांड हुआ है। यहाँ से मामला ज़हर हो गया है कि और आगे जाकर ये मामला क्या होंगे। मिट्टी पाव वाला मुहिम चलेगी, इस मामले पर मिट्टी पा जाएगी। आपके मेरे इसमें दुख में शरीक होना, इस दर्द में शरीक होना, आहें भरना, आंसू बहाना, लोगों का इस पर मुश्तल होना, सब हासिल होगा। सिस्टम है ना, ये चल रहा है सिस्टम अब्यूज़ करता है लोगों को, अफराद नहीं करते।
सिस्टम करता है। नाइंसाफी होती है, सिस्टम करता है। अदम तहफ़्फ़ुज़ होता है, सिस्टम करता है। बेरोजगारी होती है, सिस्टम करता है। अफराद नहीं करते, सिस्टम बना हुआ है। अफराद उस सिस्टम को चला रहे हैं। कुछ अपना नाम रख लेते हैं कि हम एग्जीक्यूटिव हैं, कुछ अपना नाम रख लेते हैं कि हम पार्लियामेंट हैं, कुछ अपना नाम रख लेते हैं कि हम अदलिया हैं। ये सारे के सारे सिस्टम हैं, सिस्टम ये चला रहे हैं। ये इस तरह से बेआबरूई कर रहा है सिस्टम, लोगों को इस तरह से भूख मार रहा है सिस्टम, लोगों को इस तरह से खा रहा है सिस्टम, करप्शन फैली हुई है सिस्टम, लोग बेरोजगार हैं सिस्टम, लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं है सिस्टम, हर चीज सिस्टम कर रहा है। और सारे लोग और जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी सारे लोग हैं, जितने भी इन इदारों में मौजूद लोग हैं, जितने भी इदारों के साथ चलने वाले लोग हैं, इस सिस्टम को बचाने के लिए, स्टेटस को रखने के लिए, अपना अपना मफाद पूरा करने के लिए सब कर रहे हैं। मासस के लिए, आम आदमी के लिए, आम गरीब के लिए, आम मजलूम के लिए, आम किसान के लिए, आम हारी के लिए, आम मजदूर के लिए कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। बिल्कुल लगाई साहब, सुई सदर्न गैस कंपनी ने सिंध और बलूचिस्तान के घरेलू सार्फिन को जो गैस की फराहमी है वो यकीनी बनाने के लिए जो गैस से बिजली बनाने वाली गैर बरामदी सनतें हैं, कैपेटिव पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी बंद कर दी है। आप समझते हैं कि इस फैसले के बाद अब एटलीस्ट सिंध और बलूचिस्तान के जो घरेलू सार्फिन हैं उनको गैस मिलेगी? मेरे ख्याल में इस तरह के फैसले भी आप अख्तियार कर सकते हैं कि जब ये ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए। लेकिन असल बात होती है कि चीज़ों को, क्राइसिस को मैनेज कैसे करते हैं। exactly. आपने क्या किया है, आपने 70 साल तक दुनिया का इतना बड़ा ज़ख़ीरा जो सुई में था आपने इस्तेमाल कर लिया। सिंध में इतना बड़ा ज़ख़ीरा है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको खा जाएंगे, लेकिन आप वो मुतबादल रिसोर्सेज पर नहीं जाएंगे। कतर से हो तो फ़ौरन जाएंगे कि साथ में तोहफे भी मिलेंगे, पैसे भी होंगे शायद। ईरान जैसे मुल्क से हो जो आपके दरवाजे तक गैस की पाइपलाइन बिछा चुका है, जो पाकिस्तान की सरहद तक, हम उससे ताल्लुक़ अगर बैठे, हम ईरान से नहीं लेंगे गैस। और वो गैस सस्ती थी, हमने महंगी गैस ली। अपने लोगों, हम मफाद का ख्याल नहीं रखते, हमारा अपना मफाद होता है, हम उसको देखते हैं। हमारा घर कैसे भरा जाएगा, वो हूँ, ये हूँ या कोई और हूँ, वो सब यही करते रहेंगे। वो अपने मुल्क के लोगों का, अब भी ये तो मैनेज किया जा सकता था ना इसी हुकूमत के। इसको पता नहीं था कि क्राइसिस आ रहा है, इनको पता नहीं था कि गैस का बहरान जो है वो तेजी से आ रहा है, तो फिर क्यों मैनेज नहीं किया गया? आप कतरी शहजादों के पास गए थे ना, कतर के साथ आप मुआहदे करके आए थे, आप उनके पास क्यों नहीं गए? आप जनाब के हमारे लिए ये मसला हल करें, या किसी और के पास क्यों नहीं गए? आप ईरान के पास नहीं गए भाई, वो ये भी कहने को तैयार थे भाई आप अपने इलाके में भी अगर डलवाना चाहते हैं तो हम आपको डाल देने को तैयार हैं, कम से कम आप डालें तो सही। वो तो आपने वो भी नहीं किया। सही। ये तो अब बहुत मेहरबानी है, और अल्लाह करे कि ये मेहरबानी जारी रहे ईरानी हुकूमत की कि वो आपसे जुर्माने के लिए उस तरह नहीं किया जिस तरह रेको डेके वाले चले गए थे। आपके इदारे तो फैसला कर देते हैं, हमने ये फैसला किया, हमारा अख्तियार था, हमने फैसला कर लिया, कर लें जनाब। आप पाकिस्तान पर $1 डॉलर के जुर्माने हो गए, उसको कोई नहीं करेगा। अब खुदा ना खास्ता मेरा अब भी ये यकीन है कि ईरान ऐसा नहीं करेगा। अगर ईरान जाए तो आप कहीं दिखाने के, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, आपके ऊपर क्या दुनिया क्या से क्या कर लेगी। सही, ठीक है। अच्छा लगाई साहब, आरएसएस के सरबराह मोहिन भगवत ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा बरसगीर की तकसीम के अमल को वापस लिया। पाकिस्तान ने उनका ये बयान मुस्तरद कर दिया है। ये किस किस्म के मुतालिबात हैं, बरसगीर की तकसीम को वापस लिया जाए? देखें, ये एक ऐसी तंजीम है जिसने पाकिस्तान की सरजमीन को इसकी एक तो हमें तस्लीम नहीं किया, आज तक नहीं तस्लीम किया। जब से पाकिस्तान बना है, राष्ट्रीय सेवक संघ, जन सिंह और महासभाई और इंतहा पसंद शिवसेना और इस तरह की जो तंजीमें हैं वो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं करती हैं। और ये राष्ट्रीय सेवक संघ का एक 3rd क्लास किस्म का कारकुन जो है उसका नाम है नरेंद्र मोदी। वो आया इसमें भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी बनाने वालों में जो लोग थे वो तो अब भी, जयप्रकाश नारायण तो अब भी अपनी कब्र में रोते होंगे, और कब्र तो शायद बनी नहीं, जल गए थे वो। अगर वो उनके जो कोई आरती थी तो उस पर भी कोई उनकी कोई आखिरी कोई हड्डियां कहीं पड़ी होंगी तो वो भी चीख रही होंगी कि उनने ये पार्टी क्यों बनाई थी। ये पार्टी घर बन गई है। वो बंदा प्रोग्रेसिव था, तरक्की पसंद था, लेकिन पार्टी जो है वो आ गई
इंतहा पसंद महासभाइयों के हाथ में। जो महासभाई हैं वो तो मानते नहीं है किसी मज़हब को, वो तो सिर्फ कहते हैं कि हम सिर्फ हिंदू मज़हब को और मानते हैं। जो अल्लाह माफ़ करे कि जनाब जो गाय की जो गोबर है और उसकी जो गलाजत है उसको भी जायज़ समझता है अपने इस्तेमाल करने के लिए। तो ऐसे लोग जो हैं अगर मुसलत हो जाएंगे और मुल्क रियासत का कंट्रोल उनके हाथ में चला जाएगा। और गांधी भी कोई बहुत बड़े प्रोग्रेसिव किस्म के आदमी नहीं थे, लेकिन अगर गांधी का ही नजरिया रह जाता तो शायद कभी इंडिया बेहतर हालात में हो सकता था। लेकिन अब तो उसके राष्ट्रीय सेवक संघ के पास है, RSS के पास है, अब तो इन्हीं के पास है। महासभाई जो हैं, ये सेवाग जो हैं, ये इंडिया को तबाह करके दम लेंगे। इंडिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं हो। ठीक है, चलें हैं। और नाज़रीन, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। खुशखबरी है सऊदी अरब वापस जाने वालों के लिए कि PI ने हफ्ते भर में 35 परवाजें चलाने का ऐलान किया है। इस पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। PIA ने शेड्यूल जारी कर दिया है और हफ्ते भर में 35 परवाज़ें चलाने का ऐलान किया है। लगाई साहब, गालिबन इससे पहले सिर्फ PIA की एक परवाज़ चलती थी जो कि हर थर्सडे को जाया करती थी, लेकिन अब 1 दिसंबर से 35 परवाज़ें ऑपरेट करेगा PIA, तो ये तो बड़ी अच्छी खबर है। हाँ, वहाँ लोगों को जो वहाँ फंसे हैं तो वो यहाँ आ सकेंगे, जो यहाँ से जाना चाहते हैं वो वहाँ जा सकेंगे। इसमें जो लोग बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, मुलाजमत कर सकेंगे, और जो आना चाहते हैं अपने घर वालों से मिलने के लिए वो भी आ सकते हैं, और जो इबादत करना चाहते हैं, जो उम्रा करना चाहते हैं वो भी जा सकेंगे। ये एक अच्छी बात है और PIA ने एक अच्छी खिदमत की है। PIA अगर अपना माजी को बहाल करे तो दुनिया की 4 बड़ी एयरलाइंस में PIA का शुमार होता था, अब 100 से भी नीचे चली गई है। तो PIA को तो बहुत कुछ करना है। PIA दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन थी, अब दुनिया की मैं क्या कहूँ, खुद हुकूमत ने कर दी है। हुकूमत खुद ऐलान कर दे कि हमारे इतने 100 पायलट जो हैं वो जाली, उस पर बाद में साबित भी नहीं हुआ, लेकिन PIA का तो बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल। अच्छा लगाई साहब, एक अच्छी खबर है, हम हमेशा अपने प्रोग्राम में बात करते हैं, स्पेशली आप हमें बताते हैं कि हमारे अवाम के पास तफरीही मौक़े नहीं हैं, आर्ट को फ़रोग नहीं दिया जा रहा। तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ड्राइव इन सिनेमा का इफ्तिताह किया है। दिन में 3 शोज़ हुआ करेंगे और वो वाली मूवीज़ दिखाया करेंगे जिनमें सकाफ़ती या जो तारीख़ी पस मंज़र की हामिल होती हैं, और 150 कारें हैं जो कि उस सिनेमा के इर्द गिर्द खड़ी हो सकती हैं। तो ये तो आपकी आवाज़ सुनी गई है। इस वक्त तो गुलिस्तान जौहर में और गुलशन इकबाल के कुछ इलाकों में कुछ इलाके उसमें शामिल हो गए। यहाँ 2 सिनेमा हुआ करते थे, एक ड्राइव इन और एक मरी ड्राइव इन, और लोग जाते थे वहाँ पर सिनेमाओं में बैठकर, गाड़ियों में बैठकर, और जहाँ कुर्सियाँ होती थीं वहाँ कुर्सियों पर बैठकर वो जाकर सिनेमा में वहाँ फिल्म देखते थे। ओपन एयर होता था, वो चारों तरफ से फ़िज़ा कुदरती होती थी, और जो अपने दूर घर से बैठकर भी देखना चाहते थे तो उनको भी नज़र आ जाता था, वो भी देख लिया करते थे। तो ये सिनेमा जो है एक नए आइडिया के साथ आया है, और जहाँ यहाँ बनाया गया है यहाँ पर लोग वैसे भी जाते हैं, ये देखा जाएगा। इंटरटेनमेंट के लिए आपको नए एडिटोरियम खोलने होंगे, नए ड्रामे के लिए लोगों को बुलाना होगा। एक बहुत बड़ा टैलेंट जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, कराची शहर में मौजूद है, और बहुत बड़ा टैलेंट नई चीज़ें पेश कर सकता है और सोसाइटी को खुशी की तरफ ले जा सकता है। लेकिन अगर ये हमारे लोगों का, हुक्मरानों का ये एजेंडा ख़त्म हो दहशतगर्दी वाला, और वो उसको मुकम्मल तौर पर जैसे रद्दुल फसाद में और ज़रबुल अज़ब में दबा दिया गया, उसको कुचल दिया गया है, अगर ये कुचलने का अमल जारी रहे और लोगों को खुश होने का, हंसने का, मुस्कुराने का, गुनगुनाने का, दिलचस्पी से कोई बात सुनने का, कोई खुश होने का अगर मौका दिया जाए तो ये बहुत अच्छी होगी, ये बात बहुत ही मुनासिब होगी। और जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं कराची के, उनने अगर ऐसा किया है तो देखते ये हैं कि वो कितनी देर और चलेगा। ये यादगार फिल्में चला रहे हैं, तारीखी फिल्में चला रहे हैं, लोगों को एक इंटरटेनमेंट मिलेगी। लोग मुरझा चुके हैं। आपने कभी मुरझाया हुआ फूल देखा है? मुरझाए हुए फूल की तरह
हमारे शहरी मुरझाए हुए हैं, उनके पास कोई चीज़ नहीं है खुश होने की। बस सारा नाजायज़ हुआ, करप्शन हुआ, बदनवानी हुई, ज़्यादती हुई, जुल्म हुआ, और उसका नतीजा आखिर में कौन भुगतेगा? अवाम। सही है। इदारों ने जराइम किए, नतीजा अवाम। अब आप धमकियां दे रहे हैं कि जनाब 60,000 घर और गिरेंगे, घर गिरेंगे, बिल्डिंगें गिरेंगी, मकान गिरेंगे। लोगों के लिए मातम ही मातम है, लोगों के लिए रोना ही रोना है, लोगों के लिए दुख ही दुख है। अगर उन्हें सब कुछ पैसे खर्च करके किया था ना, सही है, और उन्होंने बाकायदा एनओसी लेकर चीज़ें की थी, उसके बावजूद नहीं है। अगर लोग इस तरह से दुखों में हैं, अगर कोई खुशी का मौका निकालता है, अगर खुश होने का एक कोई तफरीद फराहम करता है, तो वो बहुत अच्छा काम है। हम उसको सलाम करते हैं और कहते हैं कि इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है। लगाई साहब, स्वात में बुलंद आवाज़ में म्यूज़िक और गालम गलोच पर जुर्माना अदा करना पड़ेगा। स्वात में आपने देखा है जब भी जाते हैं तो वहाँ पर जितने भी सयाह आए होते हैं, कई सयाह वहाँ पर ऐसे होते हैं जो कि गालम गलोच कर रहे होते हैं, या फिर बहुत ऊंची आवाज़ में। इवन जब मैं भी गई तो मैंने भी इस चीज़ को फेस किया था कि म्यूज़िक बहुत ऊंची आवाज़ में लगा लेते हैं, अपने साथ स्पीकर्स लेकर गए हुए होते हैं, डेक सिस्टम वगैरह, दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं उससे। मैं जितनी बार गया हूँ मेरे साथ ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। अच्छा। इसलिए कि मेरे ख्याल में पहली बार जब गया था तो वो सवात, मौजूदा सवात नहीं था। आई थिंक के कोई 43 ईयर्स बैक मैं जब गया था तो मैं वाली सवात से भी मिला था, और हमने वहाँ पर एक कॉलेज के अंदर रिहाइश अख्तियार की थी उसकी परमिसेस में, और हम फिर आगे चले मदैन में, बहरैन में, कालान में, और हमने आदम में चले गए थे। बहुत से इलाकों को हमने देखा था। उस वक्त इस तरह का कोई तस्वुर नहीं था। कालाम तो टोटल कोई 20-25 कच्चे नहीं मिट्टी लकड़ी के घरों का मजमूए का नाम था। ये दरिया के किनारे पर कोई चीज़ नहीं थी, और एक होटल था, झोंपड़ी होटल, उसमें जाकर हम लोगों ने चाय पी थी। एक तो वो ज़माना था। उसके बाद भी मैं जाता रहा हूँ, गया हूँ मैं वहाँ पर, तो इस तरह की सूरत हाल नहीं हुई। लेकिन जूँ जूँ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं तो उसका साथ उसका शोर भी आगे बढ़ रहा है। मैं कहता हूँ किसी सूरत में वो सोसाइटी ऐसी नहीं है जहाँ गाली दी जाए। मैं सवात के लोगों को जानता हूँ, बहुत ही शानदार लोग हैं, बहुत ही बाकमाल लोग हैं। लोग ऐसे नहीं है, लेकिन जो सयाह जाते हैं अगर वो करते हैं तो फिर मेरे ख्याल में उनका पेट भरा हुआ होता है, उनके पेट को थोड़ा हल्का करना चाहिए। अच्छा लगाई साहब, हम लोग भी ज़ाहिर है फ़ोन अपना चार्ज करते हैं ऑफिस आकर बहुत हैं, लेकिन अमेरिका में एक निजी कंपनी है, वहाँ पर बॉस ने फ़ोन अगर आप चार्ज करोगे तो उसको बिजली की चोरी करार दे दिया है। वो कहते हैं कि इसके ऊपर कटौती होगी तनख्वाह में से। तो हम लोग नहीं, हम तो करेंगे चार्ज, दफ्तर में तो नहीं करते। खैर हमारे यहाँ दफ्तर में होता है और दफातर में भी होता है। हम अगर बिजली बचाना चाहते हैं तो हम इस काम को, एक तो ये कि नहीं करना चाहिए। आपके पास कंजम्पशन का सिलसिला मौजूद होता है कि गाड़ी में लगा लें आप चार्जर और उसके साथ आप अपना चार्ज करें। मैं बिलअमूम यही करता हूँ कि गाड़ी में ही चार्जर लगाकर चार्ज करता हूँ मैं। तो कभी-कभी ऑफिस में भी कर लेते हैं। ये एक ऑफिस में हुआ है, जब कोई एक रिवाज कायम होता है तो फिर वो रिवाज आम हो जाता है और आगे बढ़ेगा, और फिर हम सबको पहले से एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका लगाई साहब। और नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम इसी बात के साथ करना चाहूँगी कि चूँकि एक नया वेरिएंट आ गया है कोरोना का, तो सब लोग जितने रिलैक्स हो गए थे अब उतने रिलैक्स नहीं रहे, क्योंकि मास्क भी सबने पहनने छोड़ दिए थे। तो ज़रूरी है कि अब हम फिर से उन SOPs को फॉलो करें, मास्क पहनें, हाथ बाकायदगी से धोएँ और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने के पान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।